हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस जो सीटेट में ही पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल है वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लेवल 2 से तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक अध्ययन आपका सब्जेक्ट है तो ये 60 नंबर का आता है। सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 60 मार्क्स के आते हैं, और उसमें भी 30 मार्क्स की जो आती है आपकी पेडागोजी आती है। ध्यान रखिएगा, 60 में से 30 मार्क्स की आएगी आपकी ओनली पेडागोजी आएगी एसएसटी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। प्रश्नों उत्तर की जो तकनीक होती है सामाजिक विज्ञान में वो काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि ये क्या सुनिश्चित करती है? परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता को, विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने को, अधिक शून्य अनुशासित कक्षा को, या शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को। तो फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन में जो प्रश्न उत्तर की तकनीक होती है वो निश्चित करती है शिक्षार्थियों के द्वारा सक्रिय सहभागिता। मतलब अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं और शिक्षार्थी उसका उत्तर दे रहे हैं, या शिक्षार्थी अपने आप से किसी चीज़ को समझ के आपकी बात को सुनकर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मतलब इससे शिक्षार्थी क्या है, सहभागी हो रहे हैं। मतलब शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 2 है, 19वीं शताब्दी के दौरान किसके विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। 19वीं शताब्दी में पूछा गया है कि किसके विकास के दौरान बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद और चर्चाओं को सुगम बनाया था? रंगमंच को, चलचित्र, रेडियो या पत्रिकाएं? तो फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा जिन्होंने सामाजिक विज्ञान को, सामाजिक रीति रिवाजों को जो आगे बड़े पैमाने पर मतलब चर्चा का विषय बनाया था वो थी पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? सामाजिक विज्ञान का शिक्षण आप कर रहे हैं तो आप जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? प्रमुख समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए, मुश्किल होनी चाहिए, पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए, या तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स देखिए, मुश्किल और पक्षपातपूर्ण ये तो नेगेटिव वर्ड हैं, तो ये यूज़ बिल्कुल भी अगला आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूछा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अलग करना, प्रकार्यात्मक बुद्धि, परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, या बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। तो फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा के लिए पूछा गया है तो शिक्षार्थियों अलग करना तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। प्रकार्यात्मक बुद्धि, परीक्षा में अंक लाने पर अंक पे बल देना, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। बहुलता और विविधता, मतलब जो अलग अलग क्षेत्र से बच्चे होते हैं उन सभी के लिए सम्मान देना, तो सही आंसर हो जाएगा बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? उच्च प्राथमिक स्तर, एक तो स्तर देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया क्वेश्चन, और दूसरा ये कि सामाजिक विज्ञान का उचित सबसे सही वर्णन कौन सा करता है? यह कम वैज्ञानिक और धारणाओं पर आधारित है, यह विवेचनात्मक और सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर और सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। तो देखिए कम वैज्ञानिक और धारणाओं पर आधारित तो ये सही नहीं होगा।
वास्तविक जीवन से संबंधित है, ये सही है, लेकिन रोजगार दिलाने में मदद करता है, एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना कहलाता है। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम के संबंधी सूचनाएं एकत्र करते हैं, क्या कहलाता है वो? तृतीयक आंकड़ों का एकत्र करना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तृतीयक आंकड़ों का, विधागत आंकड़ों का, प्राथमिक आंकड़ों का या द्वितीयक आंकड़ों का। तो फ्रेंड्स, मौसम की जानकारी एकत्रित करना और मौसमी उपकरणों के संबंध में, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ों का। उदाहरण किसका है? प्राथमिक आंकड़े। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योयी क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पर्यावरण को एक पर्यावरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए क्या सबसे सही होगा? व्याख्यान तथा स्पष्टीकरण, वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना, शुद्ध लेखन एवं अभ्यास, लगातार जांच करना। मीन्स आप पर्यावरण से संबंधित कुछ पढ़ा रहे हैं, तो इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं सबसे सही क्या रहेगा आपके लिए? तो ये सबसे सही रहेगा वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्रीज। मतलब आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और उस चीज़ से रिलेटेड कोई मूवीज़ कुछ दिखाते हैं, आप शो करते हैं बच्चों को, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे और अच्छे से उसको सीखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। बच्चे जो होते हैं फ्रेंड्स, वो श्रव्य सामग्री से ज़्यादा दृश्य सामग्री पर ज़्यादा देख के ज़्यादा खुश होते हैं। इसलिए सही आंसर हो जाएगा वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्रीज। अगला प्रश्न है, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? मौखिक इतिहास को लिखना है तो मौखिक रूप से कौन सी इसमें स्रोत सामग्री नहीं होगी? ऑप्शन है, सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। मतलब अगर कोई सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक बता रहा है तो ये इतिहास से संबंधित है। अगला है, उस व्यक्ति की स्मृतियाँ जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। एक व्यक्ति की स्मृतियाँ जो विभाजन जब हुआ था उस समय वो कहाँ गया था? भारत से पाकिस्तान गया था। तो ये भी हमारे इतिहास से संबंधित हो जाएगा। फिर है, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा पर व्यवस्था पर बात करता है। मतलब विद्वान है, ऐतिहासिक नहीं है, सिर्फ एक विद्वान है और वर्तमान यानी अभी के बारे में बात कर रहा है वो, तो ये तो इतिहास से संबंधित हुआ ही नहीं। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगला है, उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन जानते हैं, हमारा इतिहास है, 1942 में हुआ था, तो ये भी इतिहास का वृत्तांत ही हो गया। तो जो इसमें वो कहा था इतिहास से संबंधित स्रोत सामग्री नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन पूछा गया है। इसको इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ये जो मूल्यांकन का टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी साइकोलॉजी में ही आएगा। ये अगर आप एक बार ये टॉपिक कंप्लीट अलग से पढ़ लेते हैं तो इस मूल्यांकन से आप कोई भी सब्जेक्ट, आपका हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन आता है, चाहे आपकी साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, आपका मैथ्स हो, एसएसटी हो, पर्यावरण हो, सभी में मूल्यांकन ये आरटीई, एनसीएफ, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन सभी कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? सत्र के अंत में, इकाई के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने से पूर्व या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो ये हो जाएगा इसका आंसर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन दो होते हैं। रचनात्मक हमेशा शिक्षण प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत यानी बीच में किया जाता है। जैसे कि मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, मैं ये मूल्यांकन का क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, इसी बीच में अगर मैं आपसे मूल्यांकन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ अभी यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे भी चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे कर लिया तो ये भी क्या हो जाएगा? रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हो जाएगा। लेकिन जैसे पूरा सिलेबस करवा दो, लास्ट में जब एग्ज़ाम्स होते हैं फाइनल में, तो वो होते हैं सत्र के अंत में जो होते हैं वो होते हैं योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट। अगला है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, बच्चों को श्रेणियों में बांटना या प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है,
सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या कहलाती है? सूचनाओं को छोटे छोटे भाग में बांटना और फिर उसको पूर्ण में स्थापित करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है, क्या कहलाता है? विश्लेषण करना, स्मरण करना, प्रयोग करना या बोध करना। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विश्लेषण करना। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, उसके अगर आप पाठ करके उसको समझते हो, उसको पाठ के छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हो, तो आप उसका विश्लेषण कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर उसी छोटे छोटे पार्ट्स में आपको कोई चीज़ दी गई है और आप उसको अंडरस्टैंड करके उसको इकट्ठा करके फिर समझ लेते हो, तो वो क्या कहता है? वो संश्लेषण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के लक्षण हैं। निम्नलिखित में से डैश मतलब एक सेंटेंस के अलावा सभी सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी थिंकिंग जो होती है उसके लक्षण हैं। दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठाक उत्तर देने की सामर्थ्य है, विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, विभिन्न किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का प्रयोग, अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा किसी समस्या के लिए सदा ठीक ठाक मतलब जैसा भी आप क्वेश्चन हो या जैसी भी समस्या हो उसके अकॉर्डिंग ही वहीं की वहीं आंसर दे दो, तो वो उसका सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है। सृजनात्मक चिंतन होता है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत मतलब उसके कई रास्ते निकालो, एक चीज़ को करने के कई तरीके आप अपने आप से खोज निकालो, तो वो होता है सृजनात्मक चिंतन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल है? भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान। राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ईजी लग रहा होगा और आप में से 95% लोग कहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे, अब नहीं आते। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत डीप पढ़ने के चक्कर में, बहुत लेंदी पढ़ने के चक्कर में बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हम नहीं पढ़ते और नहीं ध्यान रखते, और एग्जामिनर उन्हीं पॉइंट को पकड़ के क्वेश्चन पूछ लेता है। और इस तरह के ऑप्शन होते हैं कि जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, हमें मतलब टिक ए करना होता है और हम टिक बी करके आते हैं, जबकि बहुत यूँ कहें तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए हम सभी जानते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पे हम सभी ने पढ़ाई की है, हमारे पास क्या होता है? इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान, ये तो कॉमन है। और एक और सब्जेक्ट होता है अर्थशास्त्र। तो क्या होगा? भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। लेकिन जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमें लगेगा यार पर्यावरण अध्ययन भी हम नहीं पढ़ा है, हम पढ़ते हैं ना 5वीं क्लास तक होता है, लेकिन वो तो ये कई बार हम इस मतलब छोटी छोटी पॉइंट पे हम क्या होते हैं कि आंसर हमारा एक ए से बी और बी से सी हो जाता है और आंसर गलत हो जाता है। फोर्टी नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता क्यों खो रहा है? क्योंकि मतलब कि राष्ट्रीय आधार समूह 2006 ने कहा है कि सामाजिक विज्ञान जो है अपनी लोकप्रियता खो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है। अनुपयोगी नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय नहीं है, सभी जानते हैं। फिर यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की स्थितियां प्रस्तुत करता है। यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है। तो फ्रेंड्स देखिए अपनी लोकप्रियता खो रहा है, उन्होंने ऐसा माना है। तो क्यों माना है? क्योंकि ये मानवीय मूल्यों में मतलब इंसानों के मूल्य में अंतर्विरोध की स्थितियां प्रस्तुत करता है। मतलब हम सभी जानते हैं कि जैसे एक हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती, ऐसे एक घर में एक समाज में लोग होते हैं, सबकी अलग अलग मूल्य होते हैं, सबकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, तो उनमें अंतर्विरोध की स्थितियाँ प्रस्तुत करता है ये। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन वैज्ञानिक है क्योंकि सामाजिक विज्ञान को वैज्ञानिक माना गया है। क्यों? इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है, इसलिए माना गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है, इसलिए इसे विज्ञान सामाजिक विज्ञान कहते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंदर आप कोई भी ज्ञान दे रहे हो तो उसे क्रमबद्ध तरीके से मतलब सीक्वेंस वाइज दिया जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो लॉजिकली उसको मतलब आप क्रमबद्ध सीक्वेंस वाइज में समझाओगे, और यही इस सब्जेक्ट में होता है।
तो इसलिए इसे सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान इसे कहा जाता है। तो आंसर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान एक विषय अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ा रहे हो तो आपका क्या प्रयास होना चाहिए? विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना, केवल मूल्यों पर बल देना, तथ्यों पर नहीं, तथ्यों मूल्यों आदर्शों पर बल देना, केवल तथ्यों पर बल देना, मूल्यों पर नहीं। तो देखिए, एक चीज़ पर बल देना, एक चीज़ पर नहीं, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। और विस्तृत मतलब बहुत डीपली आप बच्चे को बहुत लेंदी रूप में याद कराओ। याद कराने का मतलब रटवाने पर, तो रटवाना तो वैसे भी नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव वर्ड है एक, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, तथ्यों मूल्य और आदर्श सभी पर बल देना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा या कौन से सामाजिक अध्ययन में शामिल हैं? समाज के धार्मिक पक्ष, समाज के राजनीतिक पक्ष, समाज के सांस्कृतिक पक्ष या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि समाज में ये सभी शामिल है। समाज में आप देखिए धार्मिक पक्ष भी आता है, राजनीतिक पक्ष भी आता है और सांस्कृतिक पक्ष भी आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विज्ञापन सामाजिक नहीं है? मतलब विज्ञापन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि सामाजिक नहीं है वो, ठीक है। तो अतिथि देवो भव, ये सामाजिक है, सबके लिए होता है ये। जीवन बीमा, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। प्लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं, बुद्धिमत्तापूर्ण है, तो प्लेन नहीं है ये, लेन होगा, सॉरी लेन है ये। और पानी की प्रत्येक बूंद बचाएगी, तो देखिए ये भी सामाजिक विज्ञान है, समाज के रूप में चला जाता है। और ये गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, तो ये भी सामाजिक रूप में है। लेकिन जीवन बीमा जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के, ये सामाजिक विज्ञान नहीं है, विज्ञापन नहीं है ये, पर्सनली ये लोगों के लिए बताया जाता है। तो लेकिन ये सामाजिक, ये जो लाइन है, ये जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसका टैग वर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स, उसकी टैग लाइन है ये। तो ये सामाजिक विज्ञापन का नाम नहीं है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। भारत में स्त्री पुरुष कार्य सहभागिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्त्री पुरुष कार्य सहभागिता पूछा है। पुरुषों तथा स्त्री कार्य सहभागिता बराबर है। पुरुष तथा स्त्री कार्य मतलब पुरुष और भारत में स्त्री कार्यों में उनकी सहभागिता मतलब बराबर होती है, तो ये सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री कार्य सहभागिता पुरुषों से अधिक है। शहरी क्षेत्र में स्त्री कार्य सहभागिता पुरुषों से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री कार्य सहभागिता शहरी क्षेत्र में स्त्री कार्य सहभागिता से कम है। देखिए, जो स्टेटमेंट स्त्री पुरुष दोनों के बारे में बोला गया है, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगी डी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री कार्य सहभागिता शहरी क्षेत्रों में स्त्री कार्य सहभागिता से कम है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। ट्वेंटी क्वेश्चन है, न्यूनतम वेतन अधिनियम। ऑप्शन ए कि नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। बी है संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। सी है निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। एंड डी निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, न्यूनतम वेतन अधिनियम पूछा गया है कि ये क्या अधिनियम है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि न्यूनतम अधिनियम वेतन जो होता है, वेतन अधिनियम जो है वो यह निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। मतलब वेतन की एक हर क्षेत्र में एक लिमिट बनाई गई है और उसमें उस अधिनियम के अंतर्गत कि जो वेतन मिल रहा है लोगों को वो उस न्यूनतम लिमिट से कम नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी या सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? पहला है ज़मीन को बेचने से संबंधित विवाद करना, बच्चों को रखने का दावा करना, दहेज के लिए महिला को परेशान करना और तलाक का केस फाइल करना। तो फ्रेंड्स, जो सिविल कानून होता है, जो दीवानी होता है, जो उसके अंतर्गत जो नहीं आएगा वो ये नहीं आएगा कि दहेज के लिए महिला को परेशान करना, ये दीवानी कानून के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर अपना निर्णय देता है किसके द्वारा? दलीलों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि आप न्यायाधीश मतलब जज, जो किसी भी कोर्ट का जज होता है, वो जो अपना डिसीजन देते हैं वो किस पर देते हैं? वो सबूतों के आधार पर, सबूतों के आधार पर ही अपना डिसीजन देते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, किसी भी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है। ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, मतलब सामाजिक विज्ञान की कक्षा का जो ढांचा बनाया गया, जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या उसमें TLM चाहिए होता है, टीचिंग लर्निंग एड्स चाहिए होते हैं, किस तरह का उसका तरीका होता है बैठने का, तो ये सब इसका लक्ष्य क्या होता है। आत्मसंयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों के विचारों पर सोचने के योग्य बनाना, योगज निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत बनाना, या स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। तो फ्रेंड्स, किसी भी कक्षा का और स्पेशली सामाजिक विज्ञान में ये कक्षा में इसका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना, मतलब विद्यार्थी जब तक स्वयं स्वतंत्र सोच निर्मित ना कर सके तब तक उनकी हेल्प करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना या निबंध लिखना। मतलब इसमें से कौन सा जो सही आंसर है वो सामाजिक नियम और सामाजिक विनियम और सामाजिक अधिगम को बढ़ाने में हेल्प करेगा, तो वो होता है समूह चर्चा। जितना हम समाज में चर्चा करेंगे उतना ही समाज के नियमों, कायदे कानून को अधिक से सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। अभिसारी, उत्पादक, मनन या निगमन। तो सृजनात्मक चिंतन पूछा गया है, अनिवार्य गुण कौन सा हो जाएगा, उत्पादक। क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी को प्रोड्यूस करना, मीन्स किसी भी चीज़ को करने के अलग अलग तरीके सोचना, उत्पादन करना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो में सीटेट के लिए सामाजिक अध्ययन के पेडागोजी से 25 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वो हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और इन्हीं की बेस पर न्यू एग्ज़ाम में आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है अभी जो दिसंबर के लास्ट और जनवरी में होने वाला है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इसी स्ट्रक्चर पर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी नॉलेज हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।